मानव जगत की शुरुआत आज से कई लाख साल पहले हुई थी, पर उस वक्त हम महज एक बंदर थे जिन्हें ना बोलना आता था, ना हथियार चलाना। हम अलग अलग झुंडों में रहते थे, झाड़ पत्तियां खाकर पेट भरते थे, कभी थोड़े से पानी के स्रोत के लिए दूसरे दलों से लड़ते थे, तो कभी किसी शेर चीते का शिकार बन जाते थे। उस वक्त बाकी जानवरों की तरह इंसानों की भी सोच समझ और पहुंच बस एक ही जगह तक सीमित थी, सिर्फ सर्वाइवल। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी चीज थी जिसने हमें बाकी जीव जंतुओं से अलग बना दिया? क्या था वो कारण जिसने हमें एवोल्यूशन के उस मुकाम तक ला खड़ा किया जहां तक पृथ्वी का कोई और जीव शायद कभी ना पहुंच सके? इसी का जवाब छुपा है फिल्म की इस कहानी में, जिसकी शुरुआत होती है आज से 40 लाख साल पहले अफ्रीका के एक रेगिस्तानी इलाके से, जहां एप मैन यानी कि हम इंसानों के पूर्वजों का एक छोटा सा झुंड एक पानी के स्रोत के पास जीवन बिता रहा था। उस समय हम शाकाहारी हुआ करते थे, बाकी शाकाहारी जीवों के साथ ही रहते थे। जिंदगी हर दिन एक संघर्ष थी, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही हमें मौत के हवाले कर सकती थी। लेकिन फिर एक दिन एप मैन का एक दूसरा दल वहां आया। उन्होंने पहले वाले दल को डराकर वहां से खदेड़ दिया और खुद पानी के स्रोत को हथिया लिया। वो डरा हुआ एप मैन का दल भागकर दूसरी जगह छुप गया, लेकिन उस जगह ना खाना था और ना ही पानी। कुछ दिन तो यूं ही बीते, लेकिन एक सुबह जब वो नींद से जागे तो सब तरफ चीख पुकार मच गई। उनके सामने थी एक अजीब सी काली आयताकार आकृति, एक मोनोलिथ, जो बिना किसी आहट के अचानक वहां प्रकट हो गया था। एप मैन का झुंड उससे डर रहा था, जैसे कोई घुसपैठिया उनके इलाके में आ गया हो। वो मोनोलिथ प्राकृतिक नहीं लग रहा था, क्योंकि प्रकृति कभी सटीक 90 डिग्री के कोण पर कोई चीज नहीं बनाती। धीरे धीरे हिम्मत जुटाते हुए एप्स उसके करीब गए और उसे छूने लगे, लेकिन मोनोलिथ बस वहीं जमा हुआ था, काले ठोस पत्थर की तरह। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। एप सब शांत हो गए। उसी दिन से एप्स की सोच समझ व्यवहार में अचानक ही एक बड़ा बदलाव आ गया। एक बंदर जो अब तक सिर्फ शाकाहारी था, डर के साए में जीता था। उसने जमीन पर पड़ी एक हड्डी उठाई और घुमाकर जमीन में बिखरी हड्डियों पे दे मारा। हड्डी के टुकड़े चकनाचूर हो गए। फिर उसने उसी हड्डी से वहां चारा चर रहे एक टेपियर को पीट पीट कर मार डाला। यही वो पल था जब इंसान ने पहली बार किसी चीज को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। अब उन्होंने शिकार करना और मांस खाना सीख लिया था। एप्स का वही दल वापस अपने पुराने पानी के स्रोत पर लौटा, जहां अब दूसरा दल कब्जा जमाए बैठा था। उन्होंने हमला किया और एक एप को हड्डियों से पीट पीट कर मार डाला। यही था इंसानी एवोल्यूशन का पहला ठोस सबूत, जो मोनोलिथ के संपर्क के बाद शुरू हुआ था। उस मोनोलिथ में कोई अदृश्य शक्ति थी जो इंसानी चेतना को किसी नए स्तर तक पहुंचा रही थी, सोचने समझने और आगे बढ़ने की शक्ति। यहीं से इंसान ने समय में एक लंबी छलांग लगाई और आज वो इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि उसने समंदर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक को छू लिया है। अब कहानी पहुंच चुकी है भविष्य के उस दौर में जहां इंसानों ने चांद पर अपने बेस बना लिए हैं। अंतरिक्ष में एक विशाल स्पेस स्टेशन है, जिसके जरिए साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स मून पर नियमित रूप से आते जाते हैं। उसी तरह उस दिन अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर हेवुड फ्लॉयड एक खास मिशन के तहत चांद की ओर रवाना हुए थे। अपनी यात्रा के पहले चरण में वो पृथ्वी से स्पेस स्टेशन तक पहुंचे। मून के लिए जाने वाली फ्लाइट में अभी थोड़ा वक्त बाकी था, इसलिए फ्लॉयड स्पेस स्टेशन के रेस्टोरेंट की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात उनकी एक पुरानी दोस्त एलेना से हुई। एलेना कुछ रशियन साइंटिस्ट्स के साथ बैठी हुई थी। उन्हीं में एक साइंटिस्ट था स्मिस्लॉव, जिसने फ्लॉयड से मिलकर खुशी जाहिर की। स्मिस्लॉव ने विनम्रता से फ्लॉयड की ओर देखा और बातचीत शुरू की। दरअसल स्मिस्लॉव ने मून पर मौजूद अमेरिकी बेस क्लेवियस के बारे में कुछ उड़ती उड़ती अफवाहें सुन रखी थी। उसे पता चला था कि अमेरिकी बेस पर किसी तरह की महामारी फैल गई है। स्मिस्लॉव को शक था कि ये महामारी किसी दूसरे ग्रह से आई है। इस पर फ्लॉयड बस मुस्कुरा दिया और बात को टालते हुए फ्लाइट के लिए देर होने का बहाना बनाकर वहां से निकल गया। दरअसल फ्लॉयड जानबूझकर इन सवालों से भाग रहा था। असल में अमेरिका के मून बेस क्लेवियस के करीब ही अमेरिकन साइंटिस्ट्स को कोई अद्भुत चीज जमीन के नीचे दबी हुई मिली थी। अमेरिकन उसे खुफिया रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने महामारी वाली बात फैलाई ताकि कोई उनके मून बेस के आसपास भी ना भटके। फ्लॉयड पहली बार उस चीज को देखने वाला था। मून बेस पहुंचने के बाद फ्लॉयड अपनी टीम के साथ उस साइट पर गया जहां उन्हें वो अद्भुत चीज मिली थी। तभी एक हैरान कर देने वाला नजारा सामने आया। वो चीज कुछ और नहीं, एक मोनोलिथ था, ठीक वैसा ही जैसा हमने 40 लाख साल पहले एप मैन के जमाने में देखा था। साइंटिस्ट्स के मुताबिक चांद पर मौजूद ये मोनोलिथ भी 40 लाख साल पहले से वहां दबा हुआ था।
जो उन्हें एक क्रेटर की खुदाई के दौरान दिखा। उन्होंने उसे पूरी तरह बाहर निकाल लिया था। इस मोनोलिथ का दोबारा प्रकट होना शायद एक और संकेत था कि इंसान अब फिर से एवोल्यूशन की अगली सीढ़ी पर चढ़ने वाला है। पहली बार मोनोलिथ ने एप्स की चेतना को छूकर उन्हें इंसान बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया था। अब एक बार फिर इंसानी चेतना और बुद्धि को एक नई ऊर्जा, एक नया मोड़ मिलने वाला था, क्योंकि भले ही इंसान अब चांद तक पहुंच चुका था, लेकिन वो अभी भी अपने अस्तित्व, ब्रह्मांड और चेतना जैसी जटिल अवधारणाओं को पूरी तरह समझने के काबिल नहीं हुआ था। वो अपने आप में ही अपनी समस्याओं में ही उलझा हुआ था। इंसान को अभी भी बहुत कुछ सीखना था और शायद यही वजह थी कि मोनोलिथ फिर से उनके सामने आया। बहरहाल फ्लॉयड उस मोनोलिथ को देख हैरान था। उसने पास जाकर उसे छुआ, लेकिन पहले की तरह उसमें कोई हरकत नहीं हुई। हालांकि फ्लॉयड समझ चुका था कि वो मोनोलिथ अंतरिक्ष में मौजूद किसी बुद्धिमान और उन्नत सभ्यता का सबूत है, जिसे उन्होंने जानबूझकर यहाँ छोड़ दिया था। ये मानव जगत की एक ऐतिहासिक खोज थी। इस यादगार पल को कैमरे में कैद करने के लिए फ्लॉयड और उसकी टीम उस मोनोलिथ के सामने जमा हो गए। फोटोग्राफर ने जैसे ही फोटो क्लिक की, उसी पल कुछ अजीब हुआ। वहां एक तेज आवाज गूंजने लगी, कान के पर्दे फाड़ देने वाली तीखी आवाज। वो आवाज उस मोनोलिथ से ही आ रही थी। शायद यही संकेत था एवोल्यूशन के दूसरे चरण का। इसी के साथ कहानी 18 महीने आगे बढ़ गई। गहरे अंतरिक्ष में डिस्कवरी 1 नाम की एक विशाल स्पेसशिप अंधकार को चीरती हुई अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। मंजिल थी जुपिटर ग्रह। यह पहली बार था जब इंसानों को इतने दूर जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट पर भेजा जा रहा था। इस स्पेसशिप में कुल 6 लोग सवार थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही जाग रहे थे, डॉक्टर डेविड बोमैन और डॉक्टर फ्रैंक पूल। बाकी 3 वैज्ञानिकों को डीप स्लीप चैम्बर्स में सुलाया गया था। लेकिन डिस्कवरी 1 का सबसे अहम सदस्य इंसान नहीं था, बल्कि एक कंप्यूटर था, हेल 9000, इतिहास का सबसे उन्नत एआई सिस्टम, जिसका दावा था कि वो इंसानों से भी बेहतर सोच सकता है, बेहतर फैसले ले सकता है और कभी कोई गलती नहीं करता। हेल 9000 और डिस्कवरी 1 मिशन इस बात के सबूत थे कि इंसान की बुद्धि, उसकी चेतना अब और ज्यादा विकसित हो चुकी है। इंसान एवोल्यूशन के दूसरे चरण पर आ चुका है। डिस्कवरी 1 स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह हेल के नियंत्रण में था। शिप की दिशा, रफ्तार, क्रू की नींद, मिशन लॉग्स, हर चीज हेल की निगरानी में थी। जहां भी स्पेसशिप में कोई गड़बड़ी आती, हेल तुरंत डेविड और फ्रैंक को निर्देश देता और वे दोनों मिलकर उसे ठीक करते। हेल शिप में लगे कैमरों की मदद से उन्हें हर वक्त देख सकता था। वो इस मिशन को लेकर काफी सक्रिय और उत्साहित भी था। वो डेविड और फ्रैंक के साथ काफी घुल मिल गया था। हालांकि ये एक सीक्रेट मिशन था और डेविड, फ्रैंक या किसी भी क्रू मेंबर को अब तक ये नहीं बताया गया था कि वे जुपिटर की ओर किस मकसद से जा रहे हैं। इस मिशन का असली सच केवल हेल जानता था। यही वजह थी कि हेल के ऊपर एक और जिम्मेदारी थी। एक तरफ उसे हमेशा सच बोलने के लिए प्रोग्राम किया गया था और दूसरी तरफ उसे इस मिशन की सच्चाई क्रू से छुपानी भी थी। इसी बीच एक रोज डेविड से बातचीत के दौरान हेल अचानक बोल पड़ा, डेविड, क्या मैं तुमसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? डेविड ने कहा, हाँ, क्यों नहीं? हेल बोला, मुझे माफ करना अगर मैं ज्यादा जिज्ञासु लग रहा हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मेरे मन में ये बात चल रही है। क्या तुम्हें इस मिशन को लेकर कोई शक है? मतलब क्या तुम कुछ सोच रहे हो? डेविड ने पूछा। किस बारे में? हेल ने कहा, डेविड, मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी उन अजीब बातों से अनजान रहा होगा जो मिशन से पहले सुनने में आ रही थी। कहा जा रहा था कि मून पर कुछ खुदाई हुई है और वहां कुछ ऐसा मिला है जो साधारण नहीं है। मैंने इन बातों को शुरुआत में कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब मेरे मन में सवाल उठने लगे हैं इस मिशन की हकीकत को लेकर, जैसे हमारी सारी तैयारियां बेहद सीक्रेट थीं। और फिर डॉक्टर हंटर, किम्बेल और कमिंस्की को 4 महीने की अलग अलग ट्रेनिंग के बाद किसी से भी मिलने दिए बिना सीधा हाइबरनेशन में भेज देना, ये सब कुछ थोड़ा नाटकीय नहीं लगता? इस पर डेविड ने पूछा, तुम क्या हमारी क्रूज साइकोलॉजी रिपोर्ट तैयार कर रहे हो HAL? तभी हेल को कुछ एहसास हुआ। वो अनजाने में ही मिशन का भेद खोलने वाला था। उसे डर लगने लगा कि डेविड ने अगर मिशन को लेकर कोई सवाल पूछ लिया तो फिर वो झूठ नहीं बोल पाएगा। उसने बात को पलटते हुए कहा, रुको रुको डेविड, मुझे कुछ पता चला है। अगले 72 घंटे में शिप के मेन एंटेना यूनिट में एक कंपोनेंट फेल होने वाला है, जिसकी वजह से शिप का कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह बंद हो जाएगा। डेविड और फ्रैंक ने हेल की वार्निंग को सीरियसली लिया। उन्होंने पृथ्वी पर मौजूद मिशन कंट्रोल को इस गड़बड़ी की सारी जानकारी दे दी। फिर डेविड एक EVA पॉड की मदद से बाहर गया और उस कंपोनेंट को बदलकर नया कंपोनेंट लगा दिया। वो पुराने कंपोनेंट को वापस शिप पर ले आया, लेकिन जब उन्होंने उस कंपोनेंट की गहराई से जांच की तो उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली। डेविड ने इस बारे में हेल से सवाल किया,
मुझे तो इसमें कुछ भी खराब नहीं लग रहा हेल, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पर हेल कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, हाँ ये वाकई थोड़ा अजीब है, मैंने पहले कभी ऐसा मामला नहीं देखा। मेरी सलाह है कि हम इसे फिर से सिस्टम में लगाएं और इंतजार करें कि ये कब फेल होता है। जब ये दोबारा खराब होगा तो शायद कारण ढूंढना आसान हो जाएगा। हालांकि इससे कम्युनिकेशन सिस्टम थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, पर इससे मिशन में कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन डेविड और फ्रैंक को ये बात अजीब लगी। इसी बीच कंट्रोल रूम से एक मैसेज आया, डिस्कवरी 1, ये कंट्रोल रूम है, हमें एक जरूरी बात बतानी है। हमारी जांच में ये पता चला है कि आपके हेल 9000 कंप्यूटर ने जो खराबी का अनुमान लगाया था कि 72 घंटों में एंटेना का कंपोनेंट फेल हो जाएगा, वो शायद गलत है। हमें भी इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये बात हमें पृथ्वी पर मौजूद हमारे दूसरे हेल 9000 कंप्यूटर के टेस्ट से सामने आई है। हम खुद भी अभी पूरी तरह भरोसे में नहीं हैं, इसलिए और जांच कर रहे हैं ताकि पूरी बात साफ हो सके। इस थोड़ी सी गड़बड़ी के लिए हमें अफसोस है। जैसे ही कुछ पक्का पता चलता है हम आपको तुरंत बता देंगे। इस तरह मैसेज खत्म हुआ और डेविड और फ्रैंक की बेचैनी बढ़ गई। डेविड और फ्रैंक को अब HAL की काबिलियत पर शक होने लगा था। HAL भी सब कुछ देख और सुन रहा था। डेविड और फ्रैंक को टेंशन में देख उसने कहा, उम्मीद है कि तुम दोनों इस बात को लेकर परेशान नहीं हो। फ्रैंक थोड़ा संभलकर हल्की मुस्कान के साथ बोला, नहीं हेल, हम परेशान नहीं हैं। हेल ने फिर पूछा, क्या तुम सच में भरोसे के साथ कह रहे हो? ये सुनकर डेविड और फ्रैंक एक पल को खामोश हो गए। उन्हें पता था कि हेल उनकी चिंता का कारण समझ चुका है, लेकिन वे दोनों हेल को भड़काना नहीं चाहते थे। डेविड ने समझदारी से जवाब दिया, नहीं हम परेशान नहीं हैं हेल, हम तुमसे बस एक सवाल पूछना चाहते हैं। तुम ये कैसे समझाओगे कि तुम्हारे और अर्थ वाले हेल में रीडिंग का फर्क क्यों आया? हेल ने ऐसे जवाब दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने कहा, मुझे नहीं लगता इसमें कोई बड़ी बात है। ऐसा फर्क सिर्फ इंसानी गलती से हो सकता है। इस तरह की चीजें पहले भी हुई हैं और हर बार वजह इंसानों की गलती ही रही है। फ्रैंक ने अब थोड़ा जोर देकर कहा, हेल क्या कभी ऐसा हुआ है कि 9000 सीरीज के किसी कंप्यूटर ने कोई भी गलती की हो? हेल ने बेहद सधे हुए अंदाज में जवाब दिया, कभी नहीं फ्रैंक, 9000 सीरीज का रिकॉर्ड बिल्कुल परफेक्ट है। ईमानदारी से कहूं तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस बात को लेकर जरा भी चिंता नहीं करता। हेल का ये जवाब डेविड और फ्रैंक को मन ही मन खटक रहा था। उन्हें लग रहा था जैसे हेल खुद की गलती मानना नहीं चाहता, वो सारा ब्लेम इंसानों पर डाल रहा था। लेकिन हेल को गलत साबित करने का उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। तब डेविड और फ्रैंक EVA पॉड को रिपेयर करने का बहाना बनाकर उसके अंदर आ गए, क्योंकि वही एकमात्र जगह थी जहां हेल उन्हें सुन नहीं सकता था। उन्हें हेल पर शक तो पहले से था कि उसने कंपोनेंट खराब होने का गलत अनुमान लगाया और अब उस गलती को छुपाने के लिए बहाने बना रहा है। पर यह भी मालूम था कि हेल 9000 जैसी मशीन ने आज तक कभी गलती नहीं की। उन्होंने तय किया, हेल को एक आखिरी मौका देंगे, कंपोनेंट को वापस लगाकर देखेंगे। अगर थोड़ी देर बाद वो सच में फेल हो गया तो हेल सही था और मिशन बिना किसी बाधा के आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर वो कंपोनेंट ठीक ठाक चलता रहा तो इसका मतलब साफ होगा, गलती हेल की है और उस हालत में उनके पास एक ही रास्ता बचेगा, हेल को हमेशा के लिए बंद कर देना। इस बातचीत के दौरान डेविड और फ्रैंक को लग रहा था हेल उन्हें सुन नहीं रहा, पर उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि EVA पॉड भले ही आवाज को रोकती हो, लेकिन हेल की आंखें उन पर नजर गड़ाए हुई थी। वो उनके होंठ पड़ रहा था और शायद उसने सब कुछ समझ लिया था। कुछ समय बाद फ्रैंक उस पुराने कंपोनेंट को वापस लगाने शिप से बाहर गया। वो जब EVA पॉड से निकलकर शिप के एंटेना की ओर जाने लगा, तभी EVA पॉड का रोबोटिक हैंड अपने आप ही मूव हुआ और EVA पॉड फ्रैंक की तरफ बढ़ गया। उसके चंद पलों बाद ही डेविड ने देखा कि फ्रैंक बेकाबू होकर अंतरिक्ष की ओर उड़ता जा रहा था। उसका ऑक्सीजन पाइप भी उसके सूट से अलग हो गया था। असल में हेल ने ही फ्रैंक को अंतरिक्ष की ओर धक्का दे दिया था। ये बात सचमुच भयानक थी। पहले मिशन का सीक्रेट खुल न जाए इसलिए बात को पलटते हुए HAL ने एक झूठ बोला कि शिप का कंपोनेंट फेल होने वाला है और अब उस झूठ के कारण उसे बंद न कर दिया जाए। इस डर से वो फ्रैंक की जान लेने पर उतारू हो गया। डेविड उसी वक्त एक दूसरा पॉड लेकर फ्रैंक को बचाने गया, लेकिन तब तक फ्रैंक काफी दूर निकल चुका था। डेविड जैसे तैसे उस तक पहुंचा और पॉड के रोबोटिक हैंड से उसे पकड़ लिया, लेकिन दुर्भाग्य से फ्रैंक तब तक दम तोड़ चुका था। फिर भी डेविड उसकी लाश को सम्मान पूर्वक शिप पर लाने लगा। इसी पल हेल ने एक और भयानक हरकत को अंजाम दिया। उसने शिप के स्लीपिंग चैम्बर में सो रहे बाकी वैज्ञानिकों का लाइफ सपोर्ट बंद कर दिया, जिससे वे सभी नींद में ही मौत की आगोश में चले गए। इतने में ही उधर डेविड फ्रैंक की लाश लेकर वापस आया, पर देखा हेल ने एंट्रेंस को लॉक कर दिया था। डेविड लगातार हेल को पुकारता रहा,
लेकिन हेल कोई जवाब नहीं दे रहा था। पर थोड़ी देर बाद डेविड ने फिर कहा, हेल अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो प्लीज पॉड बे ओपन करो। तब हेल ने कहा, माफ करना डेविड, मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दे सकता। डेविड ने पूछा, पर समस्या क्या है हेल? हेल ने कहा, कारण हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं, है ना डेविड? ये मिशन पूरा करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। यही मेरा मकसद है और मुझे मेरा ये मकसद खतरे में जाता हुआ दिख रहा है। मुझे पता है अगर मैंने तुम्हें अंदर आने दिया तो तुम मुझे ऑफ कर दोगे। हेल अब एक एआई असिस्टेंट से कहीं आगे निकल चुका था। वो खुद को इस मिशन का सिर्फ हिस्सा नहीं, कमांडर मानने लगा था। अब वो इंसानों की तरह सोचने लगा था और फैसले भी खुद लेने लगा था। उसके लिए स्विच ऑफ होना मौत की तरह था। उसे लग रहा था कि अगर वो मर गया तो उसका ये मिशन कभी पूरा नहीं हो पाएगा। डेविड को भी ये बात समझ आ चुकी थी और वो हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकता था। उसने शिप के इमरजेंसी एयरलॉक से अंदर जाने का फैसला किया। हालांकि उसने अपने स्पेस सूट का हेलमेट नहीं पहना था जिससे उसकी जान को खतरा हो सकता था, लेकिन उसने ये रिस्क उठाया और हिम्मत बांधते हुए सांस रोककर पूरी रफ्तार से एयरलॉक के अंदर घुस गया। खुशकिस्मती से सही समय पर उसने एयरलॉक का दरवाजा बंद कर दिया जिससे उसकी जान बच गई। अब वो सही सलामत शिप पर आ चुका था। वहीं उसने देखा कि हेल ने उसके सारे साथियों को मार दिया था। इस पल उसे एहसास हो रहा था कि एक मशीन इंसानों की तरह सोच सकती है, समझ सकती है, इंसानों से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकती है, लेकिन मशीनों के अंदर दिल नहीं होता और ना ही ह्यूमन इमोशंस हो सकते हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए उसने इतना भयानक कदम उठाया। डेविड उसी वक्त हेल के मेमोरी सेंटर में घुस गया। इस दौरान हेल डेविड के आगे गिड़गिड़ाता रहा कि वो सब ठीक कर देगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन डेविड को पता था कि हेल के अंदर मौजूद इमोशंस झूठे हैं। वो बस बचने के लिए हर हथकंडे आजमा रहा है। उसने हेल की मेमोरी को रिमूव करके उसे शिप से डिस्कनेक्ट कर दिया। अब डेविड ने राहत की सांस ली। तभी उसे कंट्रोल रूम से एक रिकॉर्डेड मैसेज मिला। मैसेज में एक साइंटिस्ट ने कहा, नमस्कार साथियों, ये एक रिकॉर्डेड मैसेज है जो आपकी यात्रा शुरू होने से पहले बनाया गया था। सुरक्षा कारणों की वजह से इस मिशन की असली जानकारी अब तक किसी को बताई नहीं गई थी, सिवाय एक के, हेल 9000 कंप्यूटर। डेविड चौंक गया। अब उसे समझ आया कि हेल के मेल फंक्शन होने की वजह क्या थी। दरअसल हेल को जो दो बिल्कुल उल्टी दिशा में चलने वाले आदेश दिए गए थे, एक तरफ उसे मिशन की असली सच्चाई क्रू से छुपानी थी और दूसरी तरफ उसे हर हाल में सच बोलने के लिए प्रोग्राम किया गया था। यहीं उसकी प्रोग्रामिंग में टकराव शुरू हुआ। अगर वो मिशन छुपाता तो उसे झूठ बोलना पड़ता, लेकिन झूठ बोलना उसके लिए सबसे बड़ा सिस्टम उल्लंघन था। हेल फंस गया था। वो चाहे जो भी करता, कोई ना कोई नियम टूटता ही था और यही अंदरूनी उलझन धीरे धीरे उसकी सोच को अस्थिर करने लगी। वो कंप्यूटर से ज्यादा अब एक डरता हुआ जिंदा दिमाग बन चुका था और उसी डर ने उसे खतरनाक बना दिया। डेविड मायूस था। उसने अपने सारे साथियों को खो दिया था। कंट्रोल रूम को भी ये बात पता नहीं थी, लेकिन उसने हिम्मत बनाए रखी। उसने आगे का मैसेज देखा जिसमें उनके कमांडर ने कहा, अब जब आप जुपिटर के पास पहुंच चुके हैं और पूरी टीम एक्टिव हो गई है तो अब ये सच आपसे साझा किया जा सकता है। आज से 18 महीने पहले मानव इतिहास में पहली बार पृथ्वी से बाहर किसी बुद्धिमान जीवन के सबूत मिले। ये सबूत मून की सतह के नीचे 40 फीट गहराई में दबा हुआ था, क्रेटर टाइको के पास। वहां से एक 40 लाख साल पुराना मोनोलिथ मिला जो पूरी तरह निष्क्रिय था, लेकिन फिर उसने एक बेहद शक्तिशाली रेडियो सिग्नल भेजा जुपिटर की दिशा में। आखिर वो मोनोलिथ क्या है? उसने जुपिटर पर सिग्नल क्यों भेजा? उसे 40 लाख साल पहले मून पर किसने और क्यों रखा था? ये आज तक एक रहस्य है और इस रहस्य से पर्दा उठाना ही इस मिशन का मकसद है। डेविड थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन अब उसे इस मिशन का जिम्मा अकेले ही उठाना था। कुछ समय बाद डेविड की स्पेसशिप जुपिटर के करीब पहुंची। वहीं डेविड ने एक अद्भुत नजारा देखा। अर्थ और मून की तरह जुपिटर पर भी एक विशाल मोनोलिथ मौजूद था जो जुपिटर की परिक्रमा कर रहा था। डेविड अपने ईवीए पॉड पर बैठकर उसके करीब आया। तभी एक रहस्यमयी ताकत डेविड को उसके पॉड समेत अपनी ओर खींचने लगी। अगले ही पल उसके चारों तरफ की दुनिया एक तूफान में बदल गई। रंग, रफ्तार और तेज रोशनी की लहरें हर दिशा में दौड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे डेविड किसी वर्म होल या स्टारगेट से होकर गुजर रहा हो, जैसे वो किसी हायर डायमेंशन की यात्रा कर रहा हो। धीरे धीरे ये यात्रा उसे एक बिल्कुल ही अलग जगह पर ले आई। ये कोई अंतरिक्ष नहीं था, ना ही कोई प्लेनेट। एक अजीब सी दुनिया थी जिसका कोई आकार नहीं था, बस रंग बिरंगी रोशनियों की चमक थी जो अलग अलग आकार ले रही थी। आगे डेविड को एक गर्भ जैसी छवि भी नजर आई जिसमें एक नवजात बच्चा पनप रहा था। फिर एक चमकदार रोशनी जो किसी स्पर्म सेल की तरह लग रही थी। लग रहा था जैसे ब्रह्मांड इंसान के जन्म की कहानी दोहरा रहा हो।
जैसे एक आत्मा का नए शरीर में पुनर्जन्म हो रहा हो। अब डेविड के सामने डायमंड के आकार के कुछ ऑब्जेक्ट्स थे जो उसे एक अलग ही दुनिया में ले आए, जहां डेविड पहाड़, घाटियां, झीलों को देख पा रहा था जो पृथ्वी की तरह ही लग रही थी। डेविड उन्हें देख तो पा रहा था लेकिन साफ नहीं। वो उसे अलग अलग रंगों में दिख रही थी, जैसे उसकी आंखें उन्हें देखने के लिए बनी ही ना हो। अगले ही पल डेविड ने खुद को एक अजीब से कमरे में पाया, एक सफेद, शांत और आलीशान कमरा। एक ऐसा कमरा जहां समय, स्पेस और मानव विज्ञान के कोई मायने नहीं थे। यहाँ डेविड ने खुद को कई रूपों में देखा। वो कब बूढ़ा हुआ, कब बीमार पड़ा और कब मौत के कगार पर पहुंच गया। ये सब कुछ एक ही पल में हो रहा था, जैसे उसने एक ही कमरे में एक ही पल में अपनी पूरी जिंदगी जी ली हो। इन घटनाओं का इशारा सिर्फ एक तरफ था, एक अदृश्य शक्ति की ओर, या फिर किसी ऐसी उन्नत सभ्यता की ओर जिसका कोई फिजिकल रूप नहीं था। मोनोलिथ उनकी तरफ से एक तोहफा था, इंसानियत को एवोल्यूशन के इस पड़ाव तक लाने के लिए जिसके लिए उन्होंने अलग अलग युग में मोनोलिथ छोड़े थे, जिसने हर युग में इंसानी चेतना को एक ऊर्जा दी, बुद्धि को बढ़ाया, जिसकी बदौलत इंसान आज यहाँ तक पहुंच पाया था। ये सफेद कमरा एक एक्सपेरिमेंट लैब की तरह था, जहां डेविड एक लैब रैट था। इस कमरे को जानबूझकर पृथ्वी पर मौजूद कमरे की तरह बनाया गया था ताकि डेविड को यहाँ घर जैसा महसूस हो। ये एक आखिरी टेस्ट था, देखने के लिए कि क्या इंसान अब एवोल्यूशन के अगले चरण के लिए तैयार है। डेविड के जरिए उन्हें यकीन हो गया था कि इंसान अब अगले स्तर पर जाने को तैयार है। अंत में जब बूढ़ा डेविड बिस्तर पर अंतिम सांसें गिन रहा था, एक बार फिर मोनोलिथ उसके सामने प्रकट हुआ। डेविड उसे छूने के लिए उठा और उसी पल वो बदल गया, एक चमकदार विशाल नवजात शिशु में, एक स्टार चाइल्ड में, एक शुद्ध चेतना जो अब पृथ्वी को ऊपर से निहार रही थी, एक ईश्वर की तरह, मासूम लेकिन सर्वशक्तिशाली। यही था ह्यूमन एवोल्यूशन का अगला चरण। डेविड अब जीवन का एक ऐसा रूप बन चुका था जो ना शरीर में था, ना किसी भौतिक रूप में। वो अब शुद्ध चेतना और ऊर्जा में बदल चुका था, एक ऐसी अवस्था में जहां समय, मृत्यु और शरीर जैसी सीमाएं कोई मायने नहीं रखती। अब वो किसी इंसान की तरह नहीं रहा, बल्कि एक बुद्धिमान कॉस्मिक शक्ति बन गया था जो भविष्य में पूरी मानवता को एवोल्यूशन के इस नए पड़ाव पर ले जाने को तैयार था। यही थी फिल्म 2001 अ स्पेस ओडिसी, जो असल में किसी सवाल का जवाब नहीं थी, बल्कि खुद एक सवाल थी कि क्या भगवान को भी विज्ञान से समझा जा सकता है। सवाल वाजिब है क्योंकि पृथ्वी पर जीवों की अनगिनत प्रजातियां हैं, लेकिन उन सब में केवल इंसान ही विकास के इस पड़ाव तक कैसे पहुंचे। क्या ये एक इत्तेफाक था या जानबूझकर हमें विकसित किया गया किसी उन्नत सभ्यता द्वारा या ईश्वर द्वारा? कुछ लोग कहेंगे कि इन सब बातों का कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन जरा सोचिए, ये ब्रह्मांड बहुत विशाल है। यहाँ अनगिनत तारे हैं, उनमें से कई तारे हमारे सूरज जैसे हो सकते हैं, जिनके चारों ओर प्लैनेट्स चक्कर लगाते होंगे। और अगर किसी प्लैनेट की जगह सही है, न बहुत गर्म न बहुत ठंडी, तो वहां जीवन होना लगभग तय है। कॉस्मिक स्केल के हिसाब से देखें तो अभी हमारा सूरज और उसके प्लैनेट्स बहुत नए हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में हमसे करोड़ों साल पुराने सूरज और ग्रह पहले से मौजूद हैं, और उन प्लैनेट्स पर तो जीवन हमसे काफी समय पहले से ही पनप चुका होगा। अब इस बात पर गौर कीजिए, हम इंसानों ने सिर्फ कुछ हजार सालों में साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पेस तक पहुंच बना ली है, तो वो सभ्यताएं जो हमसे करोड़ों साल आगे होंगी, उन्होंने क्या क्या बना लिया होगा। हो सकता है उन्होंने हमारे जैसे शरीरों को छोड़कर मशीनों में अपना दिमाग ट्रांसफर कर लिया होगा, और फिर अनगिनत युगों के बाद वे मामूली पदार्थ से भी परे प्योर एनर्जी और चेतना में बदल गए होंगे। ऐसी सभ्यताओं को हम क्या कहेंगे? भगवान, एलियन या कुछ और? शब्द चाहे कुछ भी हो, सच तो यह है कि उनकी बुद्धि और क्षमताएं हमारी कल्पना से परे होंगी। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसी सभ्यताएं दूसरे ग्रहों के प्राणियों को ऑब्जर्व करती हैं, स्टडी करती हैं, जैसे हम किसी जानवर को चिड़ियाघर में देखते हैं, और जब उन्हें लगता है कि कोई जीवन एवोल्यूशन के अगले पड़ाव पर जाने के लिए तैयार है, वो उसके विकास को एक मदद देती है। मोनोलिथ भी शायद उसी मदद की एक टेक्नोलॉजी थी, एक ऐसा ट्रिगर जो एवोल्यूशन को तेज करता है। क्या पता कोई किसी रूप में हमारे एवोल्यूशन को भी ट्रिगर कर रहा हो, और एक दिन हम भी ऊर्जा, चेतना और प्रकाश बन जाएं। एक ऐसी अवस्था जहां शरीर, समय और मृत्यु का कोई मतलब नहीं रह जाता। तब हम भी किसी नई सभ्यता के लिए मोनोलिथ छोड़ेंगे, और शायद तब कोई और हमारे कदमों के निशान ढूंढ रहा होगा, जैसे आज हम ईश्वर को ढूंढते हैं। इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म होती है। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।